कल लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड एक पॉइंट है हमारे पास, कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, CDMDF। हाँ जी, व्हाट इज कॉरपोरेट डेट मार्केट? पढ़ा हुआ है हमने कुछ, मार्केट तो पढ़ी हुई है सर आपने कुछ कॉरपोरेट भी बताया था, डेट वर्ड भी कहीं ना कहीं सुना था, तो इन तीनों को कंपाइल करो और बताओ क्या होगा कॉरपोरेट डेट मार्केट। अच्छा, कॉरपोरेट क्या होता है? कंपनी। और कौन सी कंपनी के लिए हम कॉरपोरेट वर्ड यूज करते हैं? प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए जिसका ऑनर प्राइवेट पर्सन है। डेट, कर्जा, डेट मतलब कर्जा। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी कहाँ से कर्जा ले सकती है, उसकी मार्केट। अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो कर्जा ले सकती है उसके लिए जो मार्केट बनी हुई है, मार्केट तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट ही होगी। प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने कर्जा लेना है वो तो लेंगे तो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही। बट जब प्राइवेट सेक्टर कंपनी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेच रही है वहां से हमें पता लगेगा कि वो कौन सी मार्केट की बात हो रही है। अब अगर तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने या कॉरपोरेट सेक्टर ने शेयर्स बेचे, शेयर्स के लिए हम एक और वर्ड यूज क्या करते हैं? इक्विटी। यस, तो इसको कहते हैं इक्विटी मार्केट। और जब प्राइवेट सेक्टर कंपनी डिवेंचर्स बेचेंगे या बॉन्ड्स बेचेंगे तब ये बन जाएगी डेट मार्केट। ठीक है, ये फंडा है। सो व्हेनेवर अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी इज सेलिंग डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, कुछ हम बोलते हैं कि वो कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि डेट या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स का हमने मीनिंग पढ़ा था कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्रेडिट होल्डर क्रिएट करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, और इस पर फिक्स्ड ब्याज देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डेट मार्केट। अब कॉर्पोरेट डेट मार्केट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कहते हैं हमने सेबी के थ्रू एक सेपरेट फंड एस्टैब्लिश किया है, ये ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ही है, ठीक है। अब इसमें एंजल इन्वेस्टर डिवेंचर्स या बॉन्ड में पैसा लगा सकेंगे, ठीक है। इस फंड में वो फंड से पैसा आगे किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को डिवेंचर्स या बॉन्ड्स के रूप में दे दिया जाए, राइट। जैसा हमने क्लास में एग्जांपल किया था कि अब कोई KFC नाम की कंपनी अगर डिवेंचर्स या बॉन्ड्स बेचेंगे तो फिर तो मैं समझूंगा ठीक है, अच्छी कंपनी यार, इसके डिवेंचर्स बॉन्ड खरीद लो, ठीक है। बट वो KFC कंपनी निकली काका फ्रूट चाट तो फिर किसी का विश्वास नहीं पड़ेगा कि उसके डिवेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदें, ठीक। तो क्या फिर वो कंपनी डेट मार्केट में अपना मनी रेज करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए नहीं जा सकते? वो जा सकते हैं, ठीक है। फिर वहां पर बात आई कि कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा इन नई एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के डिवेंचर्स या बॉन्ड्स में, क्योंकि कोई पर्सन का विश्वास बन नहीं रहा, क्योंकि वो नई कंपनी है या अभी उसके प्रोडक्ट के बारे में इतना किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को बोला गया कि हम एक फंड क्रिएट कर रहे हैं, आप इस फंड में पैसा जमा करो। इस फंड से सेबी डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करेगा टू एनी प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर, एनी कंपनी। बट वो जो लोन प्रोवाइड करेगा वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में होगा, मतलब डिवेंचर्स या बॉन्ड्स की फॉर्म में। क्लियर? तो इसमें लिखिए इट एस्टैब्लिश्ड, it is established it is established
On the grounds of alternate investment fund, it is established on the grounds of alternate investment fund through this fund the investors can purchase through this fund the investors can purchase investment grade through this fund the investors can purchase investment grade corporate debt securities. Investment grade corporate debt securities. ठीक है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन लिख लीजिए. Some specific mutual funds and asset management companies, some specific mutual funds and asset management companies have to provide contribution in a mandatory sense. ठीक है, मैंडेटरी सेंस मैनर, एक मैंडेटरी मैनर में. ठीक है, हाँ जी, जो लेट आए हैं उनके लिए हमने शुरू किया है कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट. कोई और डिब्बा तो नहीं पीछे रह गया? आगे सारे ओके. चलिए, तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड हमने पढ़ा, जिसमें हमने कहा अच्छा ये 2023 में एस्टैब्लिश किया गया था. 2023 में एस्टैब्लिश किया गया था सभी की तरफ से. हम पढ़ रहे हैं कि कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज जब इशू किए जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर एक बहुत ही स्लाइट चांस होता है कि वो बहुत जल्दी सब्सक्राइब हो जाए. ठीक है, कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है, मतलब शेयर्स बेच रही है पहली बार, वो बहुत जल्दी सब्सक्राइब हो जाते हैं, लोग बहुत जल्दी परचेज कर लेते हैं. ठीक है, बट अगर कंपनी कोई डिबेंचर्स बेच रही है या बॉन्ड्स बेच रहे हैं, जिसको हम डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है, वहां पर काफी ज्यादा स्लाइड चांस होता है कि बहुत जल्दी लोग कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स परचेज करते हैं. अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचेंगे वो बहुत जल्दी सब्सक्राइब हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी परचेज हो जाएंगे, क्योंकि कॉरपोरेट मार्केट में एक पॉइंट रहेगा इनसिक्योरिटी का. ठीक है, कि जो वैल्यू है शेयर्स सिक्योरिटीज का, बॉन्ड्स का या डिबेंचर्स का, वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होगा और कोई नहीं चाहेगा कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम हो. बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको श्योरिटी मिलती है कि आपका प्रिंसिपल सिक्योर है. ठीक, तो उस केस में फिर क्या कॉरपोरेट सेक्टर डेट सिक्योरिटीज इशू ना करे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो वहां पे फिर सेबी को बोला गया कि आप एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के ग्राउंड्स पर कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड एस्टैब्लिश करो, जिसमें एंजल इन्वेस्टर आएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज आएंगी, और अभी हमने लिखा एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आएंगी. जो मैंडेटरी मैनर में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी किया गया सेबी की तरफ से कि आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है. ठीक है, जो एंजल इन्वेस्टर है या वेंचर कैपिटलिस्ट है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, उनकी मर्जी है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई पर्सन इन्वेस्ट करेगा फंड में, इस फंड के थ्रू कंपनीज को डिबेंचर या बॉन्ड्स के लिए पैसा दे दिया जाएगा. ठीक है, तो एक पूल्ड फंड है, ये भी प्राइवेट लोग पूल करेंगे अपना पैसा इस फंड में, इस फंड से आगे पैसा डेट के रूप में दे दिया जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर को. क्लियर? जब ये लॉन्च किया गया है तो इसका टाइम पीरियड है 15 ईयर्स,
15 साल के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो दिस इज कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। ठीक है, वो मैंडेटरी वाला कंडीशन याद रखिएगा, वो इसी को ही स्टेटमेंट में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2023 में HCS में भी ये क्वेश्चन आया था कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड का, कि मैंडेटरी वाला है, उन्होंने वही स्टेटमेंट दिक्कत करता है, और एक स्टेट PCS में कई बार वो ईयर्स में घुमा देते हैं, तो वो 15 ईयर्स की जगह 5 ईयर्स लिखा हुआ था, तो 5 ईयर्स वाला भी स्टेटमेंट कट कर देते, तो एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ जाता है इजीली। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं, वो कब आया, 2023 में आया। कौन इसका कर्ता धर्ता है, अगेन सेबी। कितने साल के लिए आया, 15 साल के लिए आया। कौन सी मार्केट के अप्रोच कर रहा है, डेट मार्केट को। वो चलो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये डेट मार्केट को अप्रोच कर रहा है, जिसमें हम डिवेंचर्स या बॉन्ड्स सिक्योरिटीज की बात करते हैं। ठीक है, और किस ग्राउंड्स पे बनाया गया है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के ही ग्राउंड्स पर बनाया गया। मैंडेटरी फॉर AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स। क्या होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज? हाँ जी, बैड बैंक्स। बैड बैंक्स ARC और AMC, जब दोनों ARC कंपनी जब ARC कंपनी जब AMC का भी काम करेगी, तब वो उसको बोल देंगे कि वो बैड बैंक बन गई है, जो बैड लोन्स को टेक ओवर कर रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या मतलब था, सोलली एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, AMC का? अरे वो तो ARC में जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो रिकवर कर रहे थे। ये बिडिंग करवाएंगे, ये एसेट का ऑक्शन करवाएंगे। ठीक है, एसेट को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, फ्रेमवर्क फॉर transforming small banks into universal banks। Framework for transforming small banks into universal banks। Now first of all small banks, यहाँ small banks से हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने बैंकिंग में पढ़े थे, जिनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मेट्रोपॉलिटन का होगा, मतलब एक शहर का होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का होगा। ठीक है वो बैंक ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स ग्रांट करते हैं। बस स्मॉल जो वर्ड उनके नाम में डिनोट कर रहा है, वो उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक, अब यूनिवर्सल बैंक के दो मीनिंग हैं। यूनिवर्सल बैंक का कोई एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया वर्क कर सकते हैं, ये अब्रॉड में भी अपनी ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो इसलिए इनका नाम यूनिवर्सल बैंक है। दूसरा, ये बैंकिंग एक्टिविटीज के अलावा भी कोई और एक्टिविटीज में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, ये मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए, हमने अंडरराइटर पढ़ा था स्टॉक मार्केट में, जो आपके शेयर सेल करवाने में हेल्प करेगा, तो ये अंडरराइटिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने मर्चेंट बैंकिंग भी पढ़ा था कि एक बैंक जो कंपनी को एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि जितने भी शेयर्स बिकेंगे, परचेज किए जाएंगे, उनका जो भी फंड्स को मैनेज करना है, अकाउंट पैसों को जो मैनेज करना है बैंकिंग फॉर्म में। ठीक है, तो वो कंपनी जिस बैंक को हायर करेगी, कि से जियो कंपनी ने एक्सिस बैंक को हायर कर लिया कि हमने कोई IPO सेल करना है या हमने कोई शेयर्स बेचने हैं, जितने भी इसका पैसा का डीलिंग होगा वो तुम संभालोगे। तो इसका मतलब एक्सिस बैंक जियो कंपनी को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। तो ये मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये अंडरराइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, शेयर बिकवाने में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये डीमैट अकाउंट ओपन करवा के भी देंगे, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया, ये इंश्योरेंस भी करके देंगे। तो इन्हें बोला जाएगा यूनिवर्सल बैंक्स, कि ये हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, दो जो बेसिक सर्विसेज हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स
एंड ग्रांटिंग लोन्स, उसको नाम देते हैं हम कोर बैंकिंग का। इसे हम नाम देते हैं कोर बैंकिंग का, कि मैं किसी बैंक में गया, उन्होंने मुझे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या एफडी या आरडी करने में हेल्प की, या मैं किसी बैंक में गया, उन्होंने मुझे शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड किए। तो जो ये दो बेसिक फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, इसको हम बोलते हैं कोर बैंकिंग या कोर सर्विसेज ऑफ अ बैंक। ठीक है, इसके बाद के जो सर्विसेज होंगे किसी भी फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड, किसी भी फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड कोई और सर्विसेज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक मुझे हेल्प कर रहा है मेरा आईटीआर फिल करने में। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक में, मैंने अपने बैंक में एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, मतलब मैंने अपने बैंक वालों को ये निर्देश दे दिया। ठीक है, आज आज अभी छोड़िए, यूपीआई आने से पहले की बात सोच के देखिए, आज से 10-15 साल पहले की, के से एक जिससे अकेडमी वालों ने बैंक वालों को बोल दिया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई हम सुविधा केंद्र में जाएं या हम बिजली महकमे में जाएं, आप हमारा तरफ से बिल भराना। हम बिजली महकमे वालों को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमारा बिल डायरेक्टली हमारे बैंक में जाए, बैंक वाले पे कर दे, तुमने जो चार्जेस लेने हैं ले लो। ठीक है, तो ऐसे किसी भी तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज जब बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो यूनिवर्सल बैंक बन जाता। तो आरबीआई ने अब एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया कि कैसे हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक्स में। ठीक है, तो फ्रेमवर्क में लिखिए RBI sets an फर्स्ट करंट अफेयर था बच्चे, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। ओके, RBI sets an eligibility criteria, RBI sets an eligibility criteria for small finance banks, for small finance banks to transform them into universal banks। ठीक है, तो क्या है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ठीक, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? 2 या 3 कंडीशंस दिए हैं कि ये अगर ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो क्या हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी जिससे हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें लिखिए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹1000 करोड़, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹1000 करोड़। ठीक है, मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए आपका 1000 करोड़ का, टू ट्रांसफर देम इनटू यूनिवर्सल बैंक्स। RBI sets an eligibility criteria for small finance banks to transfer them into universal banks। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 1000 करोड़ का। अब यहां पर नेटवर्थ का जो मीनिंग है वो क्या है? नेटवर्थ में अब 2 चीजें चेक की जाएंगी, ऑनर्स फंड, बैंक के मालिकों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, ठीक है, प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन इफ एनी, अगर उस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शेयर्स बेच रखे हैं तो उन शेयर्स की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। ठीक, प्लस लॉन्ग टर्म एसेट्स, प्लस लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये तीनों मिला के अब नेटवर्थ चेक किया जाएगा किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। वैसे हमने नेटवर्थ का मीनिंग सिंपली क्या पढ़ा हुआ है? मार्केट कैपिटलाइजेशन।
ठीक है। बट यहाँ पर आरबीआई कहता कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेटवर्थ जो मिनिमम 1,000 करोड़ है वो तीनों चीजों को मिला के हो सकता है। क्लियर? हाँ, यस। अब वो अगर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि अगर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाए गए हैं तो वो आईपीओ सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एज अ कंपनी तो एस्टैब्लिश्ड है, राइट। अब जैसे हम बात करें ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में तो ये रजिस्टर्ड ही है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो कंपनीज एक्ट इसको परमिशन दे रहा है कि भाई जब तू एस्टैब्लिश हो रहा था कि क्या तू पब्लिक कंपनी बनना चाहता था या तू प्राइवेट कंपनी बनना चाहता था, तो अगर उन्होंने मान लो इधर टिक किया हुआ कि हम शेयर बेचेंगे, कभी जिंदगी में बेच सकते हैं। ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हम कहेंगे कि कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किया गया जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहता है, उसे किसी चीज़ से डिबार किया जाएगा अनटिल और अनलेस जो उसका एस्टैब्लिशमेंट है वो उसका एस्टैब्लिशमेंट ही से रोक रहा है। जैसे अब हम कल बात कर रहे थे सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ रजिस्टर्ड ही एनजीओ या एनपीओ हो सकते हैं और वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स ही बेच सकते हैं, ठीक है, या जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स ही बेच सकते हैं। अगर वो कहेंगे हम आईपीओ बेचेंगे, वो गलत, वो डिबार्ड है इस चीज़ से। ठीक, चलिए, तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इनको मिनिमम नेटवर्थ चाहिए 1,000 करोड़ का इन तीनों चीज़ों को मिलाकर। ठीक है, सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखिए satisfactory track record of performance for at least 5 years. Satisfactory track record of performance for at least 5 years. ठीक है, आरबीआई इनके पिछले 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा और उनका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस लेवल चेक करेगा। अब नाउ व्हाट इज दिस सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस लेवल? दिस सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस लेवल मींस कि वो पिछले 5 साल से ऑन एवरेज प्रॉफिट में है, वो पिछले 5 साल से ऑन एवरेज प्रॉफिट में है, वो पिछले 5 साल में किसी भी साल में लॉस में नहीं गए। ठीक है, थर्ड कंडीशन लिखेंगे, थर्ड कंडीशन ये मैंडेटरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन पे ना कुछ स्टार या कुछ मार्क बना लीजिएगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है दैट it must be a scheduled bank. It must be a scheduled bank. कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को यूनिवर्सल बैंक बनाना चाहता है तो उसको अपने आप को आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको शेड्यूल बैंक बनना पड़ेगा। ठीक है, ओके। फोर्थ कंडीशन, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA, gross non-performing assets must be less than 3%. Gross non-performing assets must be less than 3%, and net gross performing assets must be less than 1%. Must be less than 1%. Net non-performing assets, GNPA must be less than 3% and NNPA must be less than 1% for at least 2 previous years. For at least 2 previous years. ठीक है, हाँ जी, रेज योर हैंड्स जिनको GNPA का मीनिंग पता है। 1 2 3 4, बस, ओके, बाय बाय, टाटा, फिनिश। 5 6, बेटा लोग कुछ भी करो, पढ़ो ना पढ़ो, इकोनॉमी में ठीक ठाक नंबर ले आना, बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने नाम पे स्टार नहीं लगवाना चाहता कि हाँ जी कोई स्टूडेंट हैं
वो CBL में यशकीर्ति सर से पढ़े हैं पर उनके इकोनॉमी में ठीक ठाक नंबर नहीं आए, इतने अच्छे स्टार मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ठीक है, मेरे कंधे में इतनी मजबूती नहीं है, ठीक। बाकी तुम पढ़ो ना पढ़ो, पेपर क्लियर हो ना हो, वो आपकी मर्जी, ठीक। चल, जिनको नहीं पता GNPA, थोड़ा सा खुद को गालियां गुलियां निकाल लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी मैंडेटरी कंडीशन है। फोर्थ पॉइंट है GNPA must be less than 3% and NNPA must be less than 1% for previous 2 years। पिछले 2 साल में लगातार आपका GNPA 3% से कम होना चाहिए और NNPA 1% से कम होना चाहिए। अच्छा, GNPA क्या होता है बच्चे? नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक्चुअल में किसी बैंक के कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो पता है, अच्छा ठीक है, प्लस प्रोविजनिंग के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए या उससे होने वाले लॉस से बचने के लिए कौन सा कितना कैश अलग साइड पे रखा गया, वो प्रोविजनिंग वाला पार्ट। तो NNPA प्लस प्रोविजनिंग मतलब GNPA, और मतलब GNPA में से प्रोविजनिंग माइनस कर देंगे तो NNPA। तो NNPA आपका लेस देन 1% होना चाहिए, GNPA आपका लेस देन 3% होना चाहिए लगातार पिछले 2 साल से, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन, और ये भी मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन ऑन अ, रजिस्ट्रेशन ना लिखिए, लिस्टिंग ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में आपका लिस्टिंग होना जरूरी है, ठीक है। हाँ जी सर, कुछ रह गया? अच्छा, मॉर्निंग। सो किसी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में, अब वो स्टॉक एक्सचेंज चाहे नेशनल हो चाहे रीजनल हो, बस वो स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड विद सेबी होना चाहिए। उस स्टॉक मार्केट में, उस स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टिंग, मतलब आपको अब लिस्टिंग करनी होगी। इसका मतलब क्या है? इसमें हिडन कंडीशन क्या आ गई कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है, ठीक है, तो उसके शेयर बिके ही होने चाहिए। लिस्टिंग तो तभी होगी आपकी किसी स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर बेचोगे, राइट। तो ये हिडन कंडीशन हो गई है कि हाँ जी, अगर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंक बनना है, इसका मतलब उनका कभी ना कभी पहले ही IPO आया हुआ होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, नो चेंजेस आर अलाउड फॉर द प्रमोटर शेयर होल्डिंग। नो चेंजेस आर अलाउड फॉर promoters shareholding। नो चेंजेस आर अलाउड फॉर promoters shareholding। कल हमने promoters पढ़ा था। promoters क्या थे? जो कंपनी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा काइंड्स ऑफ शेयर्स समझ लीजिए कि कंपनी किस तरह से शेयर्स बेचती है। टाइप्स ऑफ शेयर्स हमने पढ़े हुए हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। यस सर, किसको नहीं पता बता दो पहले ही। इक्विटी शेयर्स पता है? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो आपको कंपनी का रियल ओनर बनाते हैं, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको कब रीपेमेंट मिलेगा पैसे का। इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस मिलेगा आपको रीपेमेंट के टाइम। यस यस, ओके। ना कंपनी कैसे शेयर बेच रही है या किसको शेयर बेच रही है? अगर कंपनी ने शेयर बेचे और वो 4-5 लोगों को पकड़ के कि हाँ भाई तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुमको शेयर बेचेंगे, इस तरीके से अगर शेयर बेचे, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। कि कंपनी ने ओपन एडवर्टाइजमेंट नहीं किया कि हम सारी जनरल पब्लिक को शेयर बेचना चाहते हैं, कंपनी ने 4-5 इन्वेस्टर्स को पकड़ा कि भाई हम तो तुम्हारे कोई शेयर बेचना चाहते हैं, तुम परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर लो। ऐसे अगर कंपनी शेयर बेचती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक। देन जो
अभी हमने कहा कि अगर ओपनली सेल करेंगे तो वो ओपन प्लेसमेंट के मार्केट सारी पब्लिक में कंपनी शेयर बेचना चाहती है। देन एक आता है राइट इशू। राइट इशू, राइट इशू क्या है कि कंपनी शेयर खरीदने का अधिकार उसी पर्सन को दे रही है जिसके पास पहले ही उस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, मान लीजिए जियो कंपनी ने पहली बार शेयर बेचे थे 2017 में, ठीक है, अब 2025 में दोबारा जियो कंपनी शेयर बेचना चाहती है, तो 2017 में किसी ए नाम के पर्सन ने जियो के शेयर खरीदे थे। अब 2025 में कंपनी ए को प्रेफरेंस देंगे कि सर आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हो, आपने पहले भी शेयर परचेज कर रखे हैं, हम दोबारा शेयर सेल करना चाहते हैं, आप दोबारा शेयर परचेज करना चाहते हैं या नहीं। तो पुराने शेयर होल्डर्स को पुराने शेयर होल्डर को अधिकार दिया जाएगा कि भाई तुमने शेयर खरीदने हैं या नहीं। ऐसे जब कंपनी शेयर बेचेगी इसको बोलते हैं राइट इशू। ठीक है, सॉरी। देन ESOP, ESOP, that is Employee Stock Option Plan। Employee Stock Option Plan, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेमेडी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। रेमेडी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या था कि अगर कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी की किसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए अपनी ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हुआ, फलाना फलाना फलाना। ठीक, नाउ ये सेबी की तरफ से बैन है टोटली, इनसाइडर ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कंपनीज के एम्प्लॉयज ने शोर मचाया कि फिर इसका मतलब हम अपनी कंपनी में कभी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिर सेबी कहता है रोना नहीं, तुम्हारे लिए एक प्लान चलाते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि अगर तुम्हारी कंपनी शेयर बेच रही है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने एम्प्लॉयज के लिए साइड पे रख सकती है। मान लीजिए कंपनी 1 करोड़ रुपए के शेयर बेच रही है, उसमें से कंपनी ने 20 लाख के शेयर साइड पे रख दिए कि ये 20 लाख के शेयर मैं अपने एम्प्लॉयज को बेचूंगी। वो कंपनी कर सकती है, उसको बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, के एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया गया कि भाई तुमने भी ये स्टॉक, ये शेयर्स परचेज करने हैं या नहीं। ठीक है, तो ESOP भी चलता है। लास्ट वन, प्रमोटरशिप। प्रमोटरशिप, कल हमने जब प्रमोटर वाला मीनिंग पढ़ा था उसमें हम एग्जांपल ले रहे थे जियो का, नीता अंबानी मैम का। ठीक है, तो अब जियो में नीता अंबानी मैम ने जियो कंपनी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया, वो प्रमोटर हैं, उन्होंने अपने नाम पे शेयर होल्डिंग नहीं करवाया। आइए बच्चे, ठीक, उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे के नाम पे शेयर कर दो, वो शेयर होल्डर नहीं बने। ठीक है, बट फिर भी मुकेश अंबानी जी को लगा कि नहीं, मैडम ने कंपनी को अच्छे से बढ़िया एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया है, तो हम इनको गिफ्ट के रूप में कुछ शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, कंपनी के मालिकों को लगा कि किसी पर्सन ने कंपनी को एस्टैब्लिश करने में मदद किया है जो कि कंपनी का प्रमोटर है, तो उसको एक ग्रैटिट्यूड के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में कुछ शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब वो नहीं लेगा, उसने बोला कि मैं नहीं शेयर लूंगा, ठीक है, पर अगर कोई धक्के से ही कोई लक्ष्मी प्रोवाइड कर रहा है आपको, है ना, गिफ्ट तो सबको ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, कोई ऐसा है आप में से जो कहे नहीं जी हमें गिफ्ट नहीं पसंद? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। ठीक, अगर ऐसा होता तो भगवान भी मूर्ति से बोल के निकलते कि नहीं नहीं नहीं, दान पेटी में मत डालो ना। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बट वो एक पॉइंट है कि अगर भाई में शक्ति है तो भाई शक्ति दिखा दो यार कभी तो जिंदगी में। चलिए, सो पॉइंट इज कि अगर ऑनर्स ने ग्रेटिट्यूड गिफ्ट के रूप में शेयर प्रोवाइड किए, ठीक है, प्रमोटर बोलेगा रख दो भाई,
मैं अपने बैंक में संभाल के रख लूंगा, मेरे बच्चों को काम आ जाएंगे, ABCD कुछ भी, उसे बोलते हैं फिर प्रमोटरशिप। ठीक है, तो अब ये पॉइंट क्या था हमने पढ़ा, एक प्रमोटरशिप के जो शेयर्स हैं, जब प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है उसको चेंज नहीं कर सकते आप, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक भी बन रहे हो तो। ठीक है, सेबी ने कहा, सॉरी RBI ने कहा कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते टाइम अपनी प्रमोटर शेयर होल्डिंग को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही कंडीशन ऐड ऑन किया गया। देन लास्ट वन, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विद अ डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, हाँ जी, अगर मान लीजिए कि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो अपने आप को यूनिवर्सल बैंक बनाना चाहता है। ठीक है, उसने आज RBI में अपनी एप्लीकेशन लगाई, आज 18 है, तो 18 मार्च को उसने एप्लीकेशन लगाया कि हम अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, RBI कहता है अभी ना ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तुम 1 अप्रैल के बाद आना। ठीक है, RBI ने मना तो नहीं किया, RBI कहता है 1 अप्रैल के बाद आना। इनको थोड़ी सी हरी झंडी मिल गई कि हाँ हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वो ट्रांसफॉर्म करने से पहले अगर ये अपने प्रमोटर्स में कोई शेयर बांटना चाहते हैं तो नहीं बांट सकते। ठीक, ओके। लास्ट वन, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या क्या लिखा था, दोज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर प्रेफर्ड, दोज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर प्रेफर्ड which are having diversified loan portfolios, diversified loan portfolios। सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यूनिवर्सल बैंक बनाना है, ये तो बात ठीक है, पर कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रेफरेंस दिया जाएगा? जिनका एक डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो मतलब कि उन्होंने मनी मार्केट में भी लोन प्रोवाइड किया हुआ है, कैपिटल मार्केट में भी लोन प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, वो शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, हर तरह के लोन प्रोवाइड कर रहा है। और हर तरह के लोन में भी फिर वो आगे एजुकेशन लोन भी, कार लोन भी, होम लोन भी, हर चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है। उसे बोला जाएगा कि आपका लोन पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड करंट अफेयर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पहले करंट अफेयर लिख लीजिए, करंट अफेयर है क्या? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव्स। RBI ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, देन इजीली समझ आ जाएगा कि ये करंट अफेयर है क्या। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 4 टीयर्स में डिवाइड अप किया गया, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशंस लेवल। ठीक है, 4 टीयर्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो फर्स्ट टीयर है एनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
having deposits up to rupees 100 crores. Any urban cooperative banks having having deposits up to rupees 100 crores. ठीक है, कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी भी अर्बन एरिया में हो. अच्छा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ना दो टाइप्स के होते हैं. हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का मीनिंग पढ़ा हुआ है. कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स हैं जहाँ पे मेंबर्स ही ऑनर्स होंगे, मेंबर्स ही लोन टेकर्स होंगे, मेंबर्स ही डिपॉजिटर्स होंगे. ठीक है, मतलब मेंबर इज द कस्टमर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक. मेंबर्स होंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे. बाद में उन्होंने बैंक बनने का लाइसेंस ले लिया आरबीआई से. ठीक है, नाउ दीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये दो तरह से एस्टैब्लिश किए जाएंगे. नॉन सैलरी अर्नर्स एंड सैलरी अर्नर्स. नॉन सैलरी अर्नर्स एंड सैलरी अर्नर्स. अगर मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उनमें से ही मान लीजिए दो चार मेंबर्स कोऑपरेटिव बैंक में एज एन एम्प्लॉय काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे कंडीशन आ जाएंगी दो कि क्या इन मेंबर्स को सैलरी मिलनी चाहिए या इन मेंबर्स को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए. ठीक है, तो अगर तो कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसे एस्टैब्लिश हुआ कि उसके मेंबर ही वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई कैशियर है, कोई ड्राफ्ट्स संभालता है, ठीक है, कोई बैंक अकाउंट ओपन करके देता है, कोई लोन फाइल क्लियर करता है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है जो आरबीआई के साथ डीलिंग करता है, एक एम्प्लॉय है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के साथ डीलिंग करता है. तो ऐसे अपने अपने उन्होंने काम संभाल रखे हैं. ठीक है, तो जब वो एस्टैब्लिश होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में तो उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या हम अपने मेंबर्स को जो एम्प्लॉयज़ के रूप में काम कर रहे हैं क्या हम उनको सैलरी प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं. ठीक है, तो नॉन सैलरी अर्नर्स या सैलरी अर्नर्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. तो जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको हम 4 टीयर्स में डिवाइड करते हैं. अब चाहे वो सैलरी अर्नर वाले हैं चाहे नॉन सैलरी अर्नर वाले हैं. पहला टीयर क्या था, वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं अप टू 100 करोड़. टीयर 2 में डिपॉजिट्स हैं 100 करोड़ टू 1000 करोड़. टीयर 3 में डिपॉजिट्स हैं फ्रॉम 1000 करोड़ टू 10,000 करोड़. एंड टीयर 4 में डिपॉजिट्स हैं मोर देन 10,000 करोड़. तो इस तरीके से 4 टीयर्स में डिवाइडेड है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जहां 100 करोड़ तक के ही डिपॉजिट्स हैं उसे कहा गया टीयर 1. जहां पर 100 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ से कम डिपॉजिट्स हैं उसे कहा गया टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. जहां पे 1000 करोड़ से ज़्यादा और 10,000 करोड़ से कम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं उसे कहा गया टीयर 3 यूसीबी. और टीयर 4 में मोर देन 10,000 करोड़ के डिपॉजिट्स. क्लियर? ठीक है, तो ये 4 तरह के हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में लिखिए दीज आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ आरबीआई. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लिखिए दीज आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द आरबीआई to address the financial health of UCBs. These are the discretionary powers of RBI to address the financial health of the economy. To address the financial health of the economy. Under these actions, RBI can directly intervene. Under these actions, RBI can directly intervene in the working
comma operations and administration of any financial sector body of any फाइनेंशियल सेक्टर बॉडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई को लगे कि मुझे किसी फाइनेंशियल सेक्टर बॉडी, किसी बैंक या किसी कोऑपरेटिव बैंक पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चलाने हैं, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चलाएंगे। उसमें अब आरबीआई क्या क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई को लगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एनपीएस जनरेट किए हुए हैं, ठीक है, तो आरबीआई उनके लैंडिंग प्रोसेस को हॉल्ट कर देगा कि अब तुम इस टाइम से मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर तक तुम लोन नहीं प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये आरबीआई के पास डिस्क्रिशनरी पावर है इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कि वो किसी भी बैंक की वर्किंग को रोक सकता है जिस बैंक पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चल पड़ा। ठीक है, वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, वो उस बैंक के सीईओ एमडी को भी क्या होता है, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो कॉलेज वाली भाषा है। ठीक है, वो किसी बैंक के सीईओ एमडी को भी सस्पेंड कर सकते हैं अगर उनको लगा कि बैंक में जो एम्प्लॉय है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अब ये लागू नहीं हो रहा यहाँ पे कि वो सरकार का बैंक है या प्राइवेट बैंक है। आरबीआई कहता है भाई मैं पैसे का पापा जी, ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अगर चलाता हूँ तो ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि मैं किसी भी, चाहे अब वो पब्लिक सेक्टर बॉडी है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बॉडी है, मैं डिस्क्रिशनरी पावर्स में कोई भी एक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स में कौन से एक्शन नहीं ले सकते, ये दो हैं जो ज़्यादातर सवाल में आते हैं। पहला लिख लीजिए कि कौन सी चीज़ें डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आती हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस, फर्स्ट पॉइंट जो डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस। आरबीआई डिस्क्रिशनरी पावर में या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में कभी भी किसी बैंक ब्रांचेस को एक्सपांड करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, एंड सेकेंड, नो रेस्ट्रिक्शन कैन बी एस्टैब्लिश्ड by RBI on depositors or customer base कि जो बैंक के एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करा रखा है या जो बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, आरबीआई उन पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। बैंक पे एक्शन ले सकता है, डिपॉजिटर्स के खिलाफ या कस्टमर्स के खिलाफ आरबीआई डायरेक्टली खुद कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आ रहा। लोकेशन वो सेट करके देगा जब वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड किया या रूरल बैंक को, आरआरबीज को लाइसेंस प्रोवाइड किया, ठीक है, और उसको बोला कि आप एक ब्रांच एस्टैब्लिश कर सकते हो अपने विलेज में जहाँ पर आप ओपन करना चाहते हो ब्रांच, और मैक्सिमम आप अपनी ब्रांचेस को कहाँ तक एक्सपैंड कर सकते हो, अपने ब्लॉक लेवल तक। ठीक, बाद में 2-4 साल 5 साल बाद पता चला कि उस आरआरबी ने नियर बाय टाउन में अपना एक ब्रांच एस्टैब्लिश कर लिया, फिर वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाएगा उस बैंक ब्रांच को बंद करने के लिए कि जो टाउन में है, क्योंकि अब वो जब आरबीआई ने लाइसेंस प्रोवाइड किया था आरआरबी को, जो कंडीशन था आरआरबी के एस्टैब्लिशमेंट का कि भैया तुम्हारा एरिया ऑफ ऑपरेशन ही एक रूरल एरिया होना चाहिए, तुम वो लिमिट क्रॉस करके उस ब्रांच को बंद करने के लिए आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चलाएगा। ठीक है, ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुम एक विलेज से दूसरे विलेज में अपनी ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो। हाँ, तो हम रूरल एरिया में ब्रांच एक्सपेंड कर रहे हैं।
उसमें पॉइंट क्या आया था कि जो बैंक रन का केस सुना है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक डाउट आया है कि यस बैंक का एक ऐसा केस आया था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस का, तो उसको समझा रहा हूँ मैं। एक वर्ड होता है बैंक रन। बैंक रन क्या है कि जब कस्टमर्स को या डिपॉजिटर्स को लगा कि बैंक फेल होने वाला है, तो सारे डिपॉजिटर पहुंच गए अपना अपना पैसा निकलवाने के लिए। उसको बोलते हैं हम बैंक रन। ठीक है, ये टर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जैसे इंडिया में बेंगलोर है आईटी हब, ठीक है, ऐसे ही कैलिफोर्निया में ना एक सिलिकॉन वैली नाम का एरिया है जो वहाँ का आईटी हब है। ठीक है, 2004 में फेसबुक फिजिकली एस्टैब्लिश होता है सिलिकॉन वैली में। वैसे 2002 में लॉन्च हो गया था फेसबुक, बट फिजिकल जब उन्होंने अपना दफ्तर बनाया तो 2004 में सिलिकॉन वैली में बनाया। ठीक है, और वहाँ जब फेसबुक एस्टैब्लिश हुआ और बहुत सारी आईटी कंपनीज वहाँ एस्टैब्लिश होना शुरू हुई, और वहाँ इतनी ज़्यादा आईटी कंपनीज हो गई, इतना ज़्यादा बेस बढ़ गया आईटी कंपनीज में, मनी फ्लो बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ उस एरिया में। तो वहाँ लोग बैंक्स को लगा कि यार इस सिलिकॉन वैली में ब्रांचेस बनानी चाहिए, तो उन्हें वहाँ सिलिकॉन वैली में अपनी ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है, फिर करते कराते आ गए 2008 में आ गया रिसेशन। ठीक है, और उस रिसेशन में क्या हुआ कि मेजर आईटी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को रिसेशन के नाम पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाने लगा, उनको नौकरी से निकाला जाने लगा। ठीक है, तो वो जो उस लोकेलिटी की सिलिकॉन वैली की बैंक की ब्रांचेस थी, वहाँ फिर पैसा जमा होना बंद हो गया, डिपॉजिट्स होने बंद हो गए, पैसा आना बंद हो गया। पैसा आना बंद हो गया तो वहाँ पे फिर कस्टमर्स को लगा कि ये बैंक फेल होने वाले हैं, तो हम यहाँ से अपना पैसा निकाल लें। वहाँ ये टर्म पैदा होती है बैंक रन की। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब बैंक रन का केस आएगा, उस केस में आरबीआई कह सकता है बैंक को कि तुम कोई भी डिपॉजिटर कैश निकलवाने आए तो तुम उसको कैश नहीं दोगे। ठीक है, तब बैंक रन के केस में आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बोल सकता है कि तुम डिपॉजिटर्स को कैश ना दो। सही, ठीक है। अच्छा, इसका एक और केस बताता हूँ। आपने यस बैंक का नाम लिया। यस बैंक में हुआ क्या, 2014-15 में ना जीएनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जीएनपीए 2014-15 में यस बैंक के क्रॉस कर गए 10% से भी ज़्यादा। ठीक, तो बैंक में 10% लोग ईएमआई नहीं भर रहे हैं, बैंक लॉस में जा रहा है। ठीक है, और इनमें से जो मेजर जो लोन्स थे वो थे क्रेडिट कार्ड के लोन्स, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए हुए थे। कोई कस्टमर है, वो यस बैंक का कस्टमर है, ठीक है, उसने यस बैंक में अपना सैलरी अकाउंट खोल लिया। ठीक, मान लो कोई पर्सन किसी बीपीओ में काम करता है, कॉल सेंटर में काम करता है, उन कॉल सेंटर वालों ने यस बैंक के साथ टाई अप कर लिया कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ के खाते तुम्हारे पास खोलेंगे। ठीक है, यस बैंक भी मान गया कि ठीक है, बढ़िया है, कॉल सेंटर है, हर महीने में लगभग 40 से 50 लोग तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बन के आते हैं, नौकरी लेते हैं, इसका मतलब हर महीने हमारे 40-50 अकाउंट खुलेंगे। यस बैंक भी मान गया। ठीक है, यस बैंक वालों को ये पता लग गया कि हाँ कोई एम्प्लॉय है, हर महीने उसकी 30,000 रुपये सैलरी खाते में आती है और हमारे ही बैंक में खाते में आ रही है, तो उसने एम्प्लॉय को ऑफर दे दिया कि भाई हम तेरे को 30,000 की सैलरी है तेरे को 20,000 का क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, करवाना है। एम्प्लॉय ने करवा लिया। ठीक है, उसने 20,000 का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, 30,000 की जो सैलरी आई वो भी यूज़ कर ली। उसके बाद अगले महीने मान लीजिए कि वो उस पर्सन को बीपीओ से निकाल दिया। ठीक है, यस बैंक रुलता रह गया, हाय मेरा 20,000 तो गया ही गया। तो ये केस बहुत ज़्यादा होने लगे क्योंकि वो नॉन एड हॉक जॉब थी, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, उस टाइम जो बीपीओ सेंटर्स की जॉब, मैं अराउंड 14-15 की जब मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बीपीओ की जॉब आपकी टोटली टेम्परेरी जॉब्स चल रही थी। कोई इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई वेज कोड, कोई कोड ऑफ कंडक्ट इस पे लागू नहीं हो रहा।
कि आपको बोला जाएगा कि हाँ जी एटलीस्ट चलो 3 महीने 6 महीने के लिए तो जॉब प्रोवाइड करेंगे, कोई नोटिस पीरियड मिलेगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। निकाल दिया, जाओ भाग जाओ। ठीक है, तो उस केस में यस बैंक के पास बहुत ज़्यादा अनसॉलिसिटेड तरीके से क्रेडिट कार्ड बेचे गए और वही फिर जीएनपीए में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बैंक में सारे बैंक में ये एक माहौल बन गया कि बहुत ज़्यादा जब लॉस होने लगे तो डिपॉजिटर्स को लगा कि हाँ शायद हमारा पैसा डूब जाएगा, हम पैसा निकलवा लेते हैं। अब डिपॉजिटर्स को ऐसा लगा क्यों कि हमारा पैसा डूब जाएगा? डिपॉजिटर्स को सिक्योर करने के लिए एक डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई की तरफ से। ठीक है, डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस के नाम से, जिसमें मैक्सिमम इंश्योरेंस कितने का मिलता है? 5 लाख रुपए का। अगर मान लीजिए मेरी किसी बैंक में 10 लाख की एफडी पड़ी है, वो बैंक डूब गया, बैंक का दिवालिया निकल गया, बैंक बंद हो गया, तो 5 लाख रुपए मुझे आरबीआई की तरफ से कंपनसेशन के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस का। ठीक, अब यहां पर बात आई कि यस बैंक इस डिपॉजिट इंश्योरेंस के अमाउंट को देने में भी असफल रहा, इसलिए उसने आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया बैंक रन के टाइम पे, और यस बैंक ये डिपॉजिट इंश्योरेंस की अमाउंट को भी नहीं दे पाया। तब आरबीआई कहता कि डिपॉजिटर्स को कि भाई रुक जाओ, तुम पैसे मत निकलवाओ, क्योंकि वो एक बहुत ही ड्रास्टिक सा मेजर बन गया था उस टाइम। नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आरबीआई कभी भी डिपॉजिटर्स को रोकेगा, नो, बल्कि वो तो डिपॉजिटर्स को सिक्योर फील करवाने के लिए बैंक्स को बोल रहा है कि भाई तुम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखो। सही, ठीक है, ओके। वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नहीं है, वो है जैसा इनको मैं एग्जांपल दे रहा था कि उनकी वर्किंग पैटर्न में जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका एस्टैब्लिश होने का, वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, उसको बोलेंगे प्रीएम्प्टिव पावर, पता नहीं ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं हम। ठीक है, मैं आपको वो प्रॉपर वर्ड बता दूंगा कि प्रीएम्प्टिव या समथिंग, पी पे है कुछ, बट नॉट डिस्क्रिशनरी। ओके, नाउ तो ये फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क के बारे में, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्लियर है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं? यूनिवर्सल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्लियर है। सो नाउ व्हाट आर दीज फ्रेमवर्क फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? इसमें लिखिए क्या है ये फ्रेमवर्क। किन पर? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ऑन पैक्स। अगर वो पैक्स जो है वो अर्बन एरिया में वर्क करने के लिए परमिशन मांगनी चाहती है तो तभी, नहीं तो नहीं। ठीक है, लिखिए आरबीआई चेंज्ड, रिप्लेस्ड, लिख लीजिए आरबीआई रिप्लेस्ड existing supervisory action framework। आरबीआई ने एग्जिस्टिंग जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क चलता था, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क क्या था? हम सिर्फ सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, ऐसा माना गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इकोनॉमी में मिडिल क्लास या एमएसएमईज की हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा नीडी थे, तो इनको खराब ना करो, इनको ज़्यादा छेड़खानी ना करो। तो आरबीआई इनको तंग नहीं करता था, आरबीआई इन पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नहीं चलाता था, सुपरवाइजरी एक्शन चलाता था कि बस मैं तुम्हारी वर्किंग को सुपरवाइज करूंगा। ठीक है,
पर क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अब डिपॉजिट लिमिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें डिपॉजिट लिमिट मोर देन 10,000 करोड़ है, तो आरबीआई कहता है मैं अब इनके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेके आया हूँ, ठीक है। तो आरबीआई रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क विद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क विद प्रॉम्प्ट करेक्टिव या पीसीए फ्रेमवर्क लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, विद पीसीए फ्रेमवर्क फॉर टीयर 2 टीयर 3 एंड टीयर 4 यूसीबीज। आरबीआई ने रिप्लेस किया है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के साथ टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। टीयर 1 को अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में नहीं रखा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कब से हो रहा है इनका? फ्रॉम 1 अप्रैल 25। इम्प्लीमेंटेशन डेट है इनका 1 अप्रैल 2025, ठीक है। आपके लिए ना एक होमवर्क है, एक पॉइंट पढ़ के आइएगा, ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस, AID, ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस, AID, ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस। ये भी आरबीआई के ही गाइडलाइंस हैं फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के। ऐसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि ट्रेडिशनली वर्किंग कर रहे हैं, सिर्फ डिपॉजिट करते हैं, लैंडिंग करते हैं, वो यूनिवर्सली भी वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उनको टीयर में रखना है या नहीं रखना है आरबीआई वो कोई टेंशन नहीं ले रहा, उन पे ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस लागू हो रहे हैं कि वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। तो उन पे हम सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क भी नहीं लगाते, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी नहीं लगाते, हम उन पे ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन चलाते हैं कि जो हर तरह की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे। तो वो क्या है, 4-5 पॉइंट है वो अर्बन ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस के, वो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, वो होमवर्क है आपका। तो प्रेजेंट अब जो फ्रेमवर्क है, अच्छा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क है या ये एक नेगेटिव एक फ्रेमवर्क है? एक नेगेटिव सा फ्रेमवर्क है ना। आरबीआई कोई डायरेक्ट एक्शन ले रहा है आपके खिलाफ, तो एक नेगेटिव सा फ्रेमवर्क है। तो इसका मतलब तुम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाले कोई गलती करोगे तब आरबीआई तुम पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चलाएगा। तो क्या कंडीशंस हैं कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को नहीं खराब करनी जिससे कि तुम पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ना चले? तो कंडीशंस फॉर दिस फ्रेमवर्क, कंडीशंस फॉर दिस फ्रेमवर्क, RBI periodically monitors capital adequacy, asset quality, capital adequacy, asset quality, and profitability of UCBs, ठीक है। तो आरबीआई पीरियडिकली रिव्यू करेगा, मॉनिटर करेगा तीन चीजों को, कौन कौन से? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ यूसीबीज, एसेट क्वालिटी ऑफ यूसीबीज, एंड थर्ड वन क्रेडिट एडिकेसी, कि क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्रेडिट एडिकेसी रेशियो को मेंटेन किए हुए हैं। पहला पॉइंट। कैपिटल एडिकेसी रेशियो समझते हैं आप? किसको नहीं पता? सबको पता है पक्का? कौन बताएगा? बाबा की बोलती बंद। कैपिटल एडिकेसी रेशियो बेसल नॉर्म्स में हमें प्रोवाइड होते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि बैंक को एनपीएस के टाइम पे लिक्विडिटी क्रंच से बचने के लिए, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल से बचने के लिए पहले ही कुछ पैसा साइड पे रखना है, जिसे हमने कैपिटल एडिकेसी रेशियो का नाम दिया। वो कितना था? कुछ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स,
कुछ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या था? कुछ परसेंटेज ऑफ ऑल योर लोन्स विच आर अंडर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। रिस्क वेटेड एसेट्स आर दोज एसेट्स, मतलब दोज पार्ट ऑफ लोन विच कैन बी अंडर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। और रिस्क वेटेड एसेट का कुछ पार्ट आगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में रखना था। यस सर, यस सर, ठीक। एसेट क्वालिटी के लोन्स किस तरीके से इतने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रोवाइड किया गया, वो एसेट की क्वालिटी है। बैंक की एसेट क्या है? लोन। लोन किस क्वालिटी से प्रोवाइड किया गया, मतलब कितने सारे स्टैंडर्डाइज्ड लोन प्रोवाइड किए गए हैं, कोई सब स्टैंडर्ड लोन तो प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है। एंड थर्ड वन प्रॉफिटेबिलिटी, कि क्या प्रॉफिट कमाया जा रहा है, हाँ या नहीं। तो ये चीजें मॉनिटर करेगा। अब इन तीनों चीजों में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगी आरबीआई को, तो आरबीआई उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरी कंडीशन, any financially unsound or ill-managed UCB, any financially unsound or ill-managed UCB can be brought under PCA, can be brought under PCA। ठीक है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी वाला क्राइटेरिया चेक किया और कोई यूसीबी किसी साल में लॉस में चलेगी, उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगेगा कि भाई तुम ऐसा क्या वर्किंग कर रहे हो कि लॉस में जा रहे हो, राइट। या प्रॉफिटेबिलिटी है बट मैनेजमेंट अच्छी नहीं लगी, मतलब वो या तो सब स्टैंडर्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या डिपॉजिटर्स को तंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगेगा। थर्ड पॉइंट, if any monitoring parameter if any monitoring parameter breached for at least 1 quarter, if any monitoring parameter breached for at least 1 quarter in the last 4 quarters, in the last 4 quarter, पिछले 4 क्वार्टर्स में अगर किसी एक क्वार्टर में जो हमने मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, मतलब क्रेडिट एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ये तीनों पैरामीटर में से कोई भी पैरामीटर पिछले 4 क्वार्टर में किसी एक क्वार्टर में भी अगर खराब होते हैं तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगेंगे। और अगर पिछले 4 क्वार्टर में से आप इन तीनों पैरामीटर्स पर सही फिट बैठते हैं तो आप पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हट भी जाएगा। क्लियर? यस सर, ठीक है। सो दिस इज फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर यूसीबीज। ठीक है, ओके। देन लास्ट पॉइंट, इंक्रीमेंटल सीआरआर। incremental cash reserve ratio, incremental cash reserve ratio, अभी सीआरआर है 4। ओके, इंक्रीमेंटल सीआरआर आता है 2020 में। सीआरआर क्या था? कैश रिजर्व रेशियो में बैंक्स ने अपने डेली एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करना है, जिसको आरबीआई वापस देने के लिए लायबल नहीं है और ना ही आरबीआई उस पर ब्याज देता है। ठीक है। नाउ इसमें अच्छा करंट अफेयर क्या है, पहले तो 2024 में लास्ट ईयर एनडीटीएल के लिए एक नया डेफिनेशन प्रोवाइड करता है आरबीआई कि एनडीटीएल का डेफिनेशन क्या है। तो इसमें एनडीटीएल का मीनिंग लिख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन, एनडीटीएल का मीनिंग लिख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन sum of
sum of demand and time liabilities of a bank. The difference between sum of demand and time liabilities of a bank and the deposits in the form of assets held by other banks. The deposits in the form of assets held by other banks. मतलब एक बैंक में कितने डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज डिपॉजिट हुए, ठीक है। डिमांड लायबिलिटी मतलब डिमांड अकाउंट में पैसा, करंट अकाउंट वाला पैसा, ठीक है। और टाइम लायबिलिटीज में आरडी और एफडी वाला पैसा, ठीक। कितना पैसा जमा हुआ है किसी डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के रूप में, उसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस देखना है। जो एसेट्स हमारे बैंक में सेव की हैं दूसरे बैंक्स ने, दूसरे बैंक की एसेट्स हमारे लिए क्या हो जाएंगी, लायबिलिटीज हो जाएंगी। तो ये मैं माइनस कर दूंगा। दूसरे बैंक के लिए एसेट्स है, हमारे बैंक के लिए वो लायबिलिटीज है, ये माइनस कर देंगे। तो ये आरबीआई ये फॉर्मूला दे रहा है एनडीटीएल का कि एक बैंक में जो लोगों ने पैसा जमा किया है वो माइनस उसी बैंक में किसी और बैंक ने भी पैसा जमा किया है, पर हमने कौन सा पैसा लेना है, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दैट इज एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। अब एनडीटीएल का कुछ फिक्स परसेंटेज सीआरआर में भी जाएगा और आईसीआरआर में भी जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस आईसीआरआर? अच्छा, इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये से जिसको ना क्लियर हो गया, डन डन डन, ओके। नाउ से फॉर एग्जांपल किसी बैंक में 100 रुपये जमा हुए 2020 से पहले। अब इसका मतलब अभी तक आईसीआरआर नहीं आया, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि यही एनडीटीएल है। तो एनडीटीएल है 100 रुपये से 2020 में सीआरआर था 4%, तो 4 रुपये बैंक में आरबीआई को जमा करना, ठीक। 2020 में आया आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या कहता है कि जितना तुम ट्रेडिशनल सीआरआर जमा कराते हो उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीआरआर आरबीआई को जमा कराना है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 2020 में लोगों को कैश नहीं चाहिए था। घर पे बैठे हैं जी, क्या ही कैश करना है, बैंक में पड़ा है कैश, ठीक है। तो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स बढ़ने लगे, बैंक्स के पास डिपॉजिट बढ़ने लगे तो वो बैंक्स रेकलेस लैंडिंग में ना चले जाएं, बेफालतू की लैंडिंग में ना चले जाएं। तो आरबीआई ने बोला भाई तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, मेरे पास जमा कर दो। तो वहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आया आईसीआरआर का। अब आईसीआरआर कैसे लागू होता है? आईसीआरआर है 4% ओरिजिनल सीआरआर और इंक्रीमेंटल पार्ट 10%। ओरिजिनल सीआरआर 4% और इंक्रीमेंटल पार्ट 10%, ठीक। अब मान लीजिए अगर हम प्रेजेंटली बात करें 2025 में किसी बैंक में 150 रुपीज जमा हुए, कल जमा हुए थे 100 रुपये, ठीक है। जब आईसीआरआर नहीं था तो 4 रुपये सीआरआर के रूप में आरबीआई को गए। आज बैंक में 150 रुपये जमा हुए हैं, आईसीआरआर भी चलता है। तो अब कितना पैसा आरबीआई में जाएगा? जो ओरिजिनल 4% है वो तो जाएगा,
दैट मीन्स 6 रुपये। बैंक के पास एडिशनल कितना पैसा जमा हुआ कल के मुकाबले आज? 50 रुपये। इसका ऊपर वाला 10%, दैट इज 5 रुपीज। तो 11 रुपीज CRR और ICRR का टोटल बैंक RBI में जमा करे। यह है वर्किंग ICRR का, कि कैसे ICRR वर्किंग कर रहा है, कैसे इंक्रीमेंटल पार्ट में हम ज्यादा CRR रखने को बोल रहे हैं बैंक्स को RBI के पास। क्लियर? अब बैंक्स ने भी शोर मचाया कि सर अगर आप हमसे ज्यादा लिक्विडिटी ले लोगे और वो भी CRR के रूप में, आप तो हमें कभी वापस ही नहीं करोगे और ना ही इस पर कभी ब्याज दोगे आप। ठीक है, तो RBI कहता है ठीक है, ऐसा करो, रोना नहीं है, हम तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन चला देते हैं जो हमने वैसे क्लास में भी पढ़ा था, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। वैसे हमने पढ़ा है कि रेपो दो तरह का रहता है, ओवरनाइट एंड टर्म रेपो। ओवरनाइट रेपो फॉर 1 डे, टर्म रेपो फॉर 7 to 28 डेज। कि अगर किसी बैंक ने RBI से लोन लेना है तो या तो उसको 1 दिन के लिए लोन मिलेगा रेपो रेट पर, या 7 से 28 दिन के लिए लोन मिलेगा रेपो रेट पर। अगर इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए तो वो फिर रेपो रेट पे नहीं मिलेगा, वो तो जी बैंक रेट पे मिलेगा। ठीक है, अब बैंक वाले कहते हैं क्योंकि हम ICRR जमा करा रहे हैं तो हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करो कि हम सेम ब्याज रेट पर, रेपो रेट वाले ब्याज रेट पर ही ज़्यादा टाइम के लिए लोन ले सके। तब RBI ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी 2020 में लागू कर दिए थे फॉर 3 ईयर पीरियड। ठीक है, तो ये 2023 में बंद हो गए थे। LTRO 2023 में बंद हो गया था। ICRR पिछले साल 2024 में बंद हुआ। 1 साल एक्स्ट्रा ICRR रखवाया RBI ने बैंक्स से। ठीक है, ICRR 2024 में बंद हो गया है 31 मार्च 2024 को। LTRO 31 मार्च 2023 को बंद हो गया था। क्लियर है सर? ठीक है, ओके। अच्छा, बैंकिंग वाले पार्ट में ना जो आपको एक फाइल में वो नोट्स मिल गए थे, बैंकिंग वाले नोट्स मिल गए थे करंट अफेयर्स के। सॉरी, 3 पेजेस ही थे। अच्छा, तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये वाला नहीं था पार्ट? ओके ओके, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा मे बी आज या कल तक। तो इसमें ना एक और करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कैसे बैंक्स के साथ लिंक किया जाता है। तो अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पॉइंट है कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक के साथ लिंक्स कर रहे हैं। तो वो एक फेजेस में बटा हुआ पॉइंट है कि कैसे 1991 से पहले हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक के साथ लिंक करते थे और कैसे 1991 के बाद और 2014 तक हम बैंक्स को साथ लिंक करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और 2014 के बाद हम कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, तो वो एक मतलब कहानी ही है एज सच, उसमें कुछ समझने वाला तो नहीं है, तो वो भी आप पढ़ के देख लीजिएगा। तो मैं आज ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो अभी तक के हमने बैंक वाले पढ़े हैं, वो पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो कल कर लेंगे, नहीं तो उसमें एज सच कुछ समझाने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम टाइम बचा लें। ओके, ठीक है। हाँ जी सर। रिलेशन, मिबॉर एंड मिबिड का रिलेशन। मिबॉर का फुल फॉर्म क्या है? मुंबई इंटर बैंक ऑफर या ऑपरेशंस रेट, एंड मिबिड मुंबई इंटर बैंक हाँ जी, पढ़ो 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 पढ़ो।
बिडिंग रेट। शुक्र। बेटा लोग, एक मेरी बात सुनो। इस तरीके से पढ़ना है कि अगले साल ये आप अपने नोट्स या तो किसी को दान कर दो या लोडी में जला दो। ठीक है, खुद नहीं संभाल के रखने कि कभी दोबारा पीसीएस आएगा तो दोबारा पढ़ेंगे। इसी साल ही पीसीएस बनना है हमने, इसी साल इनको पढ़ लो, संभाल के ना रखो। ठीक है, पढ़ लिया करो। चलिए ना, इसमें डिफरेंस क्या है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट में किसी बैंक ने कहा कि हमें कॉल मनी का लोन चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पहले क्लास में एग्जांपल लिया था एचडीएफसी और एसबीआई का। एचडीएफसी ने एग्जांपल लिया, सॉरी, एचडीएफसी ने कॉल मनी के लिए एसबीआई को फोन किया कि भाई मुझे कॉल मनी का पैसा चाहिए। ठीक है, एसबीआई कहता ठीक है, हम आपको कॉल मनी का पैसा दे देते हैं, मान लीजिए हम 5% ब्याज देंगे। तो जो आपको ऑफर कर रहा है लोन, वो जितना ब्याज रेट सेट कर रहा है, दैट इज मिबोर, जो ऑफर कर रहा है लोन। तो इसमें इसलिए इसका नाम क्या है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। जो ऑफर कर रहा है लोन वो सेट कर रहा है ब्याज रेट। देन मुंबई इंटरबैंक बिडिंग रेट। एचडीएफसी ने सिर्फ एसबीआई को फोन नहीं किया, एचडीएफसी ने सारी बैंकिंग कम्युनिटी को ऐलान कर दिया कि भाई मुझे लोन चाहिए, इतना लोन चाहिए, इस ब्याज रेट पे चाहिए। जो मुझे सबसे कम ब्याज रेट पे लोन देने को तैयार है तो मैं बिडिंग करना चाहता हूँ। जो सबसे कम ब्याज पर अपना ब्याज छोड़ने को तैयार हो जाएगा मुझे लोन दे दे। ठीक है, इसकी होगी बिडिंग। इसमें बिडिंग का प्रोसेस क्या है? मान लीजिए एसबीआई इस बिडिंग में पार्ट लेता है। ठीक है, एसबीआई के पास खुद के पास ये पैसा नहीं है, एसबीआई इस पैसे को आरबीआई से लोन लेके आगे दे, मान लो। समझ लग रहा है? यस। तो एसबीआई अगर आरबीआई से खुद लोन लेगा, आरबीआई इससे ब्याज देगा 6.25%, जो कि प्रेजेंट रेपो रेट चल रहा है। ठीक है, और अगर एसबीआई ये पैसा अपने किसी कस्टमर को लोन देता, ठीक है, मान लीजिए कार लोन के नाम का लोन देता, तो कितना ब्याज देता? से 12%। ठीक है, तो कितनी कमाई होगी उसको? 5.75% कमाई होती है उसको। यस, राइट। तो जो ऑफर का जो लोन लेना चाहता है एचडीएफसी, वो बिडिंग ही कहाँ से शुरू करेगा? वो यहाँ से शुरू करेगा कि मैं 5.75% ब्याज देना चाहता हूँ, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है एसबीआई को फंड्स की वो ज़्यादा पड़े। किस तरीके से? एसबीआई कितना ब्याज भरेगा? 6.25, और एचडीएफसी से कितना लेगा? 5.75। अब इसकी होगी बिडिंग कि एसबीआई कुछ अपना ऑफर देगा, एचडीएफसी कुछ अपना ऑफर रखेगा, ओवरऑल ऑक्शन चलेगा। इस जो ये रेट डिसाइड हो जाएगा वो मिबिड, मुंबई इंटरबैंक बिडिंग रेट। ठीक है, समझ लगा? अब इसमें ना पॉइंट ये नहीं है कि हर बार ऑक्शन में ज़्यादा रेट सेट होता है। यहाँ बैंकिंग के ऑक्शन में, या जैसे आरबीआई कई बार रेपो ऑक्शंस करता है, या आरबीआई ने ट्रेजरी बिल बेचने हैं, ट्रेजरी बिल का ऑक्शन करना है। आरबीआई जब भी ट्रेजरी बिल बेचेगा या रेपो के ऑक्शन करेगा, वो बैंक्स को ये बोलेगा कि तुम अपनी कितनी कमाई मारने को तैयार हो, हम तुम्हें उस रेट पे लोन दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी पर्सन ने कमेटी से पैसा उधार लिया है? कमेटी वाली आंटी से? नो, नहीं। फिर आपको यार क्या, आप इकोनॉमी पढ़ोगे, है ना? क्या ही मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊँ, आपको देशी इकोनॉमी तो पता नहीं।
चलो कोई नहीं। द पॉइंट इज से कोई एफडी करवाई किसी बैंक में, मान लीजिए 1 लाख रुपए की 5 साल के लिए, ठीक है। 2.5 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, बैंक वाले कहते कि भाई हम तो 5,000 रुपये चार्जेस काटेंगे कि तुम टाइम से पहले एफडीआई का पैसा मैच्योर करवा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब कि जो मैंने एफडी करवाई हुई है और अभी जो मुझे पैसा चाहिए, मुझे कितना पैसा मिलेगा? 95,000, ठीक है। तो क्या मेरे लिए 95,000 इतना वर्थ है कि मैं 5,000 का अपना लॉस झेलने को तैयार हो गया? वही केस यहाँ पे लागू होता है कि क्या एसबीआई वाले, ये जो डिफरेंस है, एसबीआई वाले एचडीएफसी कहते हैं हम तो आपको बिडिंग रेट देते हैं 5.75 का, एसबीआई को खुद आरबीआई को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 6.25, तो 0.5% का इनको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कौन अपना लॉस झेलने को तैयार है वो लोन दे दे। इस तरीके से मिबिड सेट होता है ऑक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप भी शक्ति भैया की तरह या जो अभी प्रेजेंटली क्या नाम है, संजय खुराना या खन्ना, हाँ जी, तो आप भी उनकी तरह एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में काफ़ी ऊपर तक, सेक्रेटरी लेवल तक चले गए कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को लगा कि हाँ आपको आरबीआई का गवर्नर बनाना चाहिए, ठीक है, तो आपको वो सिखा देंगे कि ये मिबिड फिर कैसे सेट हो रहा है। अभी के लिए इतना बहुत, ठीक है। हाँ जी सर। मिफॉर मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑप्शन रेट। मिबॉर और मिफोर ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। एचडीएफसी ने लोन मांगा एसबीआई से, एसबीआई ने जो ब्याज रेट बोला वो मिबॉर है। आगे से एचडीएफसी कहे कि नहीं मैं तो से 6% ब्याज रेट पर ही लोन लूंगा, ये मिफोर है। अगर इन दोनों में बिडिंग चलेगी तो वो मिबिड है, ठीक है। लोन देने वाला जब ब्याज रेट सेट करेगा वो मिबॉर, और लोन लेने वाला जो ब्याज रेट सेट करेगा वो मिफोर। हाँ जी, हाँ जी बोलो। इसी के लिए तो मिफोर को काट के मिबिड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिबॉर सेट हो, MIBID के पॉइंट ऑफ व्यू से मिबॉर सेट होगा। अभी के लिए 2023 तक हम रिलायबल थे लिबॉर पर, लिबॉर काट दिया। फिर आरबीआई कहता 2023-24 में कि हम मिफोर से बनाएंगे मिबॉर, ठीक है। आरबीआई कहता मिफोर में भी कुछ कुछ दिक्कत आ जाती है कि इससे एचडीएफसी ने लोन लेना है और वही ब्याज रेट सेट कर रहा है, तो वो तो हमेशा यही चाहेगा कि मुझे ब्याज कम मिले या मुझे ब्याज कम देना पड़े, ठीक है। तो इसलिए कहते जी मिफोर में भी कुछ कुछ गड़बड़ी है, तो हम ऑक्शन कराएंगे, सारा कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ देंगे, ये बोलेंगे ही नहीं कि कौन सेट करता है ब्याज रेट। डिमांड एंड सप्लाई होगी, ऑक्शन होगी, बिडिंग होगी, ब्याज रेट सेट होगा। क्लियर? ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है, तो वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से कैसे लिंक करना है वो वाला करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा। और सेकंड मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है।